सुबह के 4 बजे शिमला के बस स्टैंड पर बस रुकती है। फाइनली युवराज और सुहानी शिमला पहुंच गए थे। युवराज बस से बाहर निकलता है। बस स्टैंड पर युवराज को लेने के लिए उसका ड्राइवर आया हुआ था। युवराज ड्राइवर से कार की चाबी ले लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। कार कीज लेकर युवराज सुहानी के पास जाता है जो अभी अभी उस बस से उतरी थी। युवराज सुहानी से कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी युवराज को मना करते हुए कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है, ये लड़के भी ना कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, इतनी सुबह तुम्हें यहाँ हॉस्टल जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर सुहानी बेफिक्री के साथ कहती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं चली जाऊंगी। सुहानी की जिद से युवराज अब बहुत बुरी तरह से गुस्सा होने लगा था। उसे अब गुस्सा आ रहा था कि सुहानी की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी और इतनी सुबह वहाँ जंगली जानवर भी बाहर घूमते थे। युवराज जानता था कि सुहानी से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। अब तक वो सुहानी की जीत को अच्छे से जान गया था। वो बिना कुछ कहे उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। युवराज का ये मूव इतना फास्ट था कि सुहानी को जब तक समझ में आया तब तक वो युवराज की बाहों में आ गई थी। सुहानी नर्वस होते हुए कहती है, युवराज सर आप। वो इतना ही कह पाती है कि तभी युवराज सुहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज की ओर देखने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवराज उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। युवराज सुहानी की बाहों में लिए हुए सामने देख रहा था, जबकि सुहानी की नजरें युवराज पर ही थी। उसने खुद को संभालने के लिए युवराज के कंधे को पकड़ा हुआ था। युवराज का चेहरा इस वक्त हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सुहानी उसकी बढ़ती जा रही धड़कनों को महसूस कर सकती थी। अपनी कार के पास पहुंचकर युवराज कार की डोर खोल देता और सुहानी को अंदर बैठा देता है। सुहानी को कार में बैठाने के बाद युवराज उसकी सीट बेल्ट लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब चुपचाप बैठी रहो। सुहानी कुछ कह नहीं पाती। युवराज उससे दूर हो जाता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। युवराज के दूर होने पर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करता है और उसे हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। पूरे रास्ते सुहानी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। सुहानी युवराज के कुछ कहने से पहले ही सीट बेल्ट निकालकर कार से बाहर चली जाती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। युवराज ग्लास नीचे करके सुहानी से कहता है, अब अंदर जाओ और जब तक सुबह ना हो जाए बाहर मत निकलना। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं पहले आप जाओ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज मन ही मन कहता है, ये कभी भी एक बार में मेरी बात नहीं मानेगी। यह इतना सोचकर युवराज कार आगे बढ़ा देता है और सुहानी उसे वहां से जाते हुए देखती रहती है। युवराज भी इस वक्त साइड मिरर से सुहानी की देखते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी उसे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। देखने में वो लड़का 23-24 साल का लग रहा था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डरकर भाग रहा हो। कुछ ही देर में वो लड़का हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और वहां आकर उसकी स्पीड कम हो जाती है। सुहानी उस लड़के के पास जाकर उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? वो लड़का पीछे देखते हुए जवाब देता, हाँ मैं ही ठीक हूँ। सुहानी उस लड़के को गौर से देखती है। उसके हाथ में एक कैमरा था। सुहानी कहती है, क्या तुम एक जर्नलिस्ट हो? सुहानी की बात को सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं जर्नलिस्ट नहीं तो। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज से सुहानी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद ये लड़का रात में उस विशिंग बेल के आसपास ही था और उसने कुछ डरावनी चीजें देखी है, लेकिन ये उसे कुछ बताना नहीं चाहता। सुहानी कुछ सोचते हुए उस लड़के से कहती है, वैसे तुम हो कौन और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का सुहानी से कहता, मेरा नाम रोहित है, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो अभी भी काफी डरा हुआ था। सुहानी समझ गई थी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। उसे जानना था कि ये लड़का आखिर किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहती है, ओह हाय रोहित, मेरा नाम सुहानी है, मैं भी सेंट जोसेफ कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। रोहित इस पर फेक स्माइल के साथ कहता, ओह। रोहित अभी भी काफी घबराया हुआ लग रहा था और बार बार अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। सुहानी रोहित से पहचान बनाने की कोशिश कुछ करना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि उसे रोहित से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
सुहानी हॉस्टल के पास ही खड़े होकर कुछ देर रोहित से बातें करते रहती है। रोहित सुहानी से बातें तो कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़र पीछे सड़क की ओर जा रही थी। रोहित हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। रोहित तेजी से वहां से चला जाता और सुहानी उसे देखते रह जाती। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। कुछ देर के बाद सुहानी की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है। ये आवाज निशा की थी। सुहानी निशा को देखकर बहुत खुश होती है और फौरन उठकर उसे गले में लगा लेती है। निशा भी सुहानी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। लैंडस्लाइड के बाद निशा सुहानी को लेकर काफी डरी हुई थी। निशा बिना देर किए सुहानी से कहती है, हमें उस विशिंग वेल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिली है। निशा की इस बात को सुनकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी क्यूरियस होकर निशा से कहती है, तुम्हें वहां उस विशिंग वेल के बारे में क्या पता चल गया? निशा बेड पर लेटते हुए कहती है, वो तो मैं तुम्हें शाम को ही बताऊंगी। सुहानी परेशान होकर कहती, नहीं नहीं, मुझे अभी जानना है। निशा कहती, सुहानी हम बहुत दूर से आए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को विवेक से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। सुहानी आगे जिद नहीं करती और निशा को आराम करने कर देती है। शाम अब हो चुकी थी। जैसा कि निशा ने कहा था, निशा, विवेक और सुहानी एक कैफे में मिलते हैं। विवेक के हाथ इस बार बड़ी इन्फॉर्मेशन लगी थी और वो सुहानी को बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। कैफे में कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर करने के बाद तीनों की बातचीत शुरू होती है। सुहानी उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों कुछ बताओगे भी या सस्पेंस ही बनाकर रखोगे? निशा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विवेक उसे टोकते हुए कहता है, इस बार ये मैं सीक्रेट रिवील करूंगा। निशा उससे इरिटेट होते हुए कहती है, ठीक है तुम ही बताओ। अब सुहानी से रहा नहीं जाता। वो चिढ़ते हुए बोलती है, अब तुम लोग बताओगे या फिर मैं चली जाऊं? सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, ओके सुनो सुनो, जब हम लैंडस्लाइड से बचकर निकले थे तब हमारी बस एक गांव में रुकी थी। उस गांव में हम एक तांत्रिक से मिले थे। वहां के लोगों का कहना था कि वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। यह देखकर मैंने भी एक चांस मार लिया कि शायद उनसे हमें उस विशिंग वेल की भूतनी के बारे में कुछ पता चल जाए। एंड गेस व्हाट, हमें उसके बारे में क्या पता चला? विवेक की बात पूरी होती ही सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? विवेक आगे कहता, उस तांत्रिक ने हमें बताया कि वो एक साया, एक श्रापित आत्मा है जिसे किसी ने जागृत किया है और उसे लोगों को मारने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए ही उसका शरीर मिलता है। मतलब कि मेरा शक बिल्कुल सही था। कौन सा शक? सुहानी विवेक से आश्चर्य से पूछती है। जवाब में विवेक बस 2 शब्द कहता है, पद्मिनी सिंघानिया। यह सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक का कहना भी गलत नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि जिस रात उस विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता था, उसके अगले ही दिन पद्मिनी शहर में दिखाई देती थी। सुहानी यही सोच रही थी, तभी निशा विवेक से कहती है, हमें अभी पद्मिनी पर सिर्फ शक है। बिना प्रूफ के तुम इतनी बड़ी बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? और हाँ, जो हमें उस गांव में मिले थे वो अघोरी थे, ना कि तांत्रिक। और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले ऐसा होता था कि लोगों को मारने के बाद एक दिन के लिए उस आत्मा को अपना शरीर मिल जाता था। अभी क्या होता है ये हम नहीं जानते। निशा की बात को सुनकर विवेक कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, कुछ दिन रुको, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा। सुहानी निशा और विवेक को युवराज के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसे लगता है कि सच्चाई जाने के बाद उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच विवेक सुहानी को अपने गले में बंधा हुआ रुद्राक्ष दिखाकर कहता है, सुहानी ये देखो, अघोरी ने मुझे और निशा को ये रुद्राक्ष दिया है। उन्होंने कहा है जब तक ये हमारे गले में होगा वो साया हमारे पास भी नहीं आ सकता। विवेक कुछ सोचकर उदासी के साथ कहता है, सॉरी सुहानी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं ला पाए। विवेक की आवाज में अफसोस था। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं विवेक, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निशा अपनी चेयर से उठते हुए कहती है, चलो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। निशा के ये कहने पर वो तीनों कैफे से बाहर आ जाते हैं और हॉस्टल की तरफ चलने लगते हैं। सुबह के 9 बजे थे। कई दिनों के बाद सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज आए थे। वो तीनों क्लास अटेंड करने के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। लाइब्रेरी में बिल्कुल खामोशी थी। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तभी सुहानी एक किताब लेने के लिए लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर जाती है। 2nd फ्लोर में सिर्फ किताबें ही थी, यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते थे। साथ ही लाइब्रेरी के एक कोने में लाइट खराब हो गई थी। सुहानी उसी कोने में फ्लैश लाइट की मदद से कुछ बुक्स ढूंढ रही थी। तभी उसे बुक शेल्फ पर एक परछाई तेजी से गुजर जाती है। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था।
वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, कौन था यहाँ? तभी सुहानी की नज़र लाइब्रेरी के खिड़की पर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की से उसे कोई देख रहा हो। लाइब्रेरी के उस सन्नाटे में यह सब बेहद डरावना लग रहा था। तभी अचानक से एक काला साया तेज हवा के झोंके की तरह सुहानी के करीब आता है और उसके शरीर को छूता हुआ निकल जाता है। सुहानी डरकर चीख पड़ती है। उस साये के जाने के बाद सुहानी के दाहिने हाथ में एक अजीब सा दर्द होता है। जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ से खून बह रहा था और उस पर किसी जानवर के पंजे का निशान बना हुआ था। अगले ही पल वो साया पीछे से आता है और सुहानी को छूकर चला जाता है। सुहानी की गर्दन पर उसी तरह पंजे का निशान बन जाता है। इसके बाद वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहानी ये देखकर बहुत डर गई थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कुछ देर के बाद निशा और विवेक के पास जाकर बैठ जाती है। सुहानी को इस बारे में किसी से बात करना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो निशा और विवेक के साथ कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर के बाद वो तीनों लाइब्रेरी में बाहर आ जाते हैं। सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है, जो मिस्टर यशवंत दीवान के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा है। विवेक उसे देखकर कहता है, सब इस वक्त कॉलेज से घर जा रहे हैं, लेकिन युवराज सर अपने पापा के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? निशा कहती है, कॉलेज के पीछे जो खंडहर है ना, उसे मैनेजमेंट खरीदकर कॉलेज कैंपस को और भी बड़ा करने वाली है। उसी सिलसिले में आज ट्रस्टीज की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। इस पर सुहानी कहती है, फिर तो पद्मिनी सिंघानिया को भी इस मीटिंग के लिए आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि कल पुराने रोड पर किसी का मर्डर नहीं हुआ है ना, विवेक जवाब देता है। सुहानी और निशा उसे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। विवेक आगे कहता है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? कुछ तो गलत है उसके साथ। जिस दिन उस रोड पर मर्डर होता है उसके अगले ही दिन वो आ जाती है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर कहती, यार विवेक बोल तो सही ही रहा है। सुहानी ने भी इस बात को नोटिस किया था, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहती। वो तीनों खड़े होकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद कॉलेज कैंपस में एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी रुकती है और उसमें से पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। यह देखकर विवेक, सुहानी और निशा हैरान रह जाते हैं। विवेक को तो यह देखकर जैसे सदमा ही लग गया था। पद्मिनी अपनी कार से निकलकर कैंपस के अंदर जाने लगती है। जैसे ही पद्मिनी सुहानी, निशा और विवेक के पास से गुजरती है तो एक नज़र सुहानी की ओर देखती है। उसकी नज़र सुहानी के गर्दन और हाथ के निशान पर जाती है, जिसे अब तक निशा और विवेक ने भी नहीं देखा था। उसे देखकर पद्मिनी आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी के वहाँ से जाने के बाद विवेक कहता है, कल रात तो उस रोड पर कोई मौत नहीं हुई थी, तो फिर आज ये पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज कैसे आ गई? विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर पद्मिनी सिंघानिया वो साया नहीं है तो फिर वो साया कौन है? डरावना सपना या हकीकत? रात के 2 बजे उस गहरी अंधेरी रात के बीच आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। वहाँ इतनी खामोशी थी कि हवाओं के चलने की आवाज़ भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वहीं विसिंग बेल के पास सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, इस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो लड़की बिना पलक झपकाए एकटक विसिंग बेल को ही देखे जा रही थी। अगले ही पल विसिंग बेल के अंदर से वो साया बाहर आ जाता है। उस साये के बाहर आने पर भी वो लड़की अपनी जगह से नहीं हिलती। वो साया उस लड़की के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। अब उस लड़की का दम घुटने लगा था और उसके हाथ पैर छटपटाने लगे। कुछ देर के बाद तक उस लड़की को तड़पाने के बाद वो साया उसे विसिंग बेल के अंदर फेंक देता है और उस जंगल में उस लड़की की चीख गूंजने लगती है। ये देखते ही सुहानी की नींद टूट जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो घबराई हुई अपने आसपास देखती है और डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब सुहानी अपने कमरे में नहीं बल्कि हॉस्टल से काफी दूर सड़क पर खड़ी थी। अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा था कि वो सुहानी पुराने रोड की तरफ बढ़ रही है। सुहानी घबराते हुए खुद से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सच नहीं हो सकता, मैं पक्का सपना देख रही हूँ। ये कहकर सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर के बाद फिर से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। वो सच में जंगल के बीचों बीच उस रोड पर खड़ी थी। ये सब देखकर सुहानी काफी डर जाती है। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि वो सड़क तक कैसे आ गई और अब वो किस तरफ जाए। तभी वो देखती है कि उससे कुछ मीटर दूर पर
कोई रोड पर खड़ा है। अंधेरे में सुहानी ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन गौर से देखने पर उसे समझ में आता है कि वहां पर एक लड़की खड़ी थी। उस अंधेरी रात में सुहानी को उस लड़की के सफेद कपड़े और उसके बिखरे हुए काले लंबे बाल ही दिख रहे थे। वो लड़की धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ रही थी। सुहानी उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो उसे काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। अगले ही पल वो लड़की सुहानी के ठीक सामने आ जाती है। यह देखकर सुहानी इतना डर जाती है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाती और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल पाती है। सुहानी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेकर कहती है, कौन हो तुम? वो लड़की आगे बढ़कर अपना चेहरा सुहानी के बिल्कुल पास ले आती है। सुहानी अभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो लड़की आगे बढ़कर अपना चेहरा सुहानी के कान के पास ले जाती है। सुहानी डरकर वहीं फ्रीज हो गई थी, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो लड़की सुहानी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी एक हाथ सुहानी के हाथ को पकड़कर एक झटके में उसे पीछे पलट देता है। इस बार सुहानी की चीख निकल जाती है और वो चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। हे रिलैक्स, आई एम रोहित, सुहानी के सामने से आवाज आती है। ये आवाज सुहानी को कुछ जानी पहचानी सी लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का हाथ में टॉर्च लिए हुए खड़ा था। सुहानी को अपना चेहरा दिखाने के लिए लड़का टॉर्च अपने चेहरे पर फोकस करता है। वो लड़का रोहित था। सुहानी अपने सामने खड़े रोहित को देखकर थोड़ी शांत होती है। वो फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वहां पर वो लड़की नहीं थी। सुहानी हैरानी से एक बार अपने पीछे देखती है और एक बार रोहित की तरफ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित रियल में है या फिर वो लड़की रियल थी। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रही या फिर ये सब सच है। सुहानी हकलाते हुए रोहित से कहती है, वो लड़की कहाँ गई? रोहित कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सी लड़की? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, तुमने देखा नहीं, यहाँ सफेद कपड़े में एक लड़की थी, वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। रोहित कहता है, मुझे लगता है तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई हो और जरूर तुम कोई सपना देख रही थी। रोहित के ऐसा कहने पर सुहानी उससे बहस नहीं करती, लेकिन वो जानती थी कि जो भी उसने देखा था वो सपना तो नहीं था। सुहानी रोहित से कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुहानी के सवाल से रोहित थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मैं बस नाइट वॉक के लिए आया था। सुहानी उसके रिस्ट वॉच पर फोकस करते हुए कहती है, रात के 3 बजे तुम नाइट वॉक पर आए हो? यह सुनकर रोहित थोड़ा और डर जाता है। सुहानी आगे कहती है, मुझे पता है तुम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन रात में यहाँ घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। रोहित कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, रोहित मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो। रोहित अपने बचाव में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुहानी उसे रोकते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। रोहित के कई बार कोशिश करने पर भी सुहानी उससे कन्विंस नहीं होती। आखिर हार कर वो सुहानी से कहता है, ओके फाइन, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। सुहानी ये बात पहले से ही जानती थी, इसलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। रोहित आगे कहता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़के की लाश मिली थी जिसका नाम रोशन था और वो मेरा भाई था। मुझे जानना है कि उसे किसने मारा है। सुहानी कुछ नरमी के साथ कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन इस जंगल में बहुत से राज छुपे हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिससे हम नहीं लड़ सकते। कुछ महीने पहले यहाँ 2 और जर्नलिस्ट आई थी, उनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनकी तरह तुम भी अपनी जान को खतरे में मत डालो। रोहित क्यूरियस होकर कहता है, क्या तुम मिस सीमा और मिस मैरी को जानती हो? सुहानी जवाब देती है, मेरी मिस मैरी को तो नहीं, लेकिन मिस सीमा को मैं जानती हूँ। वो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बता ही रही थी कि तभी उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। रोहित कुछ देर सोचता रहता। उसे एहसास था कि सुहानी भी इस बारे में काफ़ी कुछ जानती है और उसकी बहुत मदद कर सकती है। वो कहता है, सुहानी क्या तुम इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करोगी? सुहानी भी इस बारे में और जानना चाहती है और वो कहती है, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोहित कहता है, कैसी शर्त? सुहानी अपनी बात को जोर देते हुए कहती है, यही कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगे। रोहित कहता है, ठीक है। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए। अगर इतनी रात को कोई हमें यहाँ देखेगा तो गलत समझेगा। रोहित और सुहानी हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे, तभी उनके सामने एक कार आकर रुक जाती है। इतनी रात को इस तरह किसी कार का रास्ता रोक लेना उन दोनों को काफी अजीब लगता है। वो दोनों क्यूरियस होकर कार की ओर देखने लगते हैं।
वो जानना चाहते थे कि आखिर कार में कौन है। अगले ही पल कार से युवराज बाहर आता है। युवराज को वहां देखकर रोहित और सुहानी बिल्कुल घबरा जाते हैं। युवराज तेजी से चलकर उन दोनों के सामने आता है और सुहानी को देखने लगता है। तभी रोहित युवराज सर से कहता है, सर आप इस वक्त यहाँ? युवराज सुहानी से नजरें हटाकर रोहित की तरफ देखकर कहता है, यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? युवराज को इस वक्त सुहानी को किसी और के साथ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, इस वक्त अपने हॉस्टल के बाहर इस लड़के के साथ तुम क्या कर रही हो? युवराज को आंखों में गुस्सा देखकर सुहानी डर गई थी। वो हकलाते हुए कहती है, वो मैं यहाँ। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वो कार के फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर सुहानी को बैठा देता है। युवराज को ऐसा करते देखकर रोहित हैरान रह जाता है। युवराज गुस्से में रोहित को देखकर कहता है, कार में बैठो। रोहित भी डरते हुए युवराज की कार में बैठ जाता है। इसके बाद युवराज फुल स्पीड में कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी को इस वक्त युवराज सर से बहुत डर लग रहा था। वो बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज की ओर देखे जा रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। युवराज रोहित को हॉस्टल ड्रॉप करके सुहानी के हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर वो कार रोक देता है। कार रुकते ही सुहानी बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कार से बाहर निकलती, युवराज भी बाहर आकर सुहानी के सामने आ जाता है और गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, अगर फिर कभी तुम इतनी रात को हॉस्टल से बाहर दिखी तो अगले दिन से कॉलेज मत आना। सुहानी खामोशी से वहां खड़ी रहती है। युवराज गुस्से में कहता है, अंदर जाओ। सुहानी युवराज से कुछ भी नहीं कह पाती और खामोशी से हॉस्टल के अंदर चली जाती। सुहानी जैसे ही हॉस्टल के अंदर जाती है, वो देखती है कि हॉस्टल वार्डन रिसेप्शन के पास खड़ी थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। वार्डन चिल्लाते हुए कहती है, सुहानी शर्मा, इस वक्त हॉस्टल के बाहर लड़के के साथ घूमते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वार्डन की आवाज इतनी तेज थी कि हॉस्टल की कई लड़कियां जाग जाती है और कुछ रिसेप्शन के पास आ जाती है। वो आवाजें सुनकर निशा की भी नींद खुल जाती है। सुहानी के उसको बेड पर ना पाकर निशा भी भागती हुई रिसेप्शन के पास पहुंचती है तो वो देखती है वहां वार्डन सुहानी को बुरी तरह से डांट रही थी और सुहानी चुपचाप वार्डन की डांट सुन रही थी। निशा सुहानी को वार्डन से बचाने के लिए बीच में आती है और कहती है, क्या हुआ मैम? इस पर वार्डन और भी गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी रूममेट रात के 3:30 बजे हॉस्टल के बाहर लड़के के साथ घूम रही थी और ये बात मुझे कॉलेज के एक प्रोफेसर से पता चली है। इसकी वजह से आधी रात को इतनी मुझे डांट सुननी पड़ी है। निशा हैरानी से सुहानी की ओर देखती है। वो सुहानी को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे वार्डन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। सुहानी वार्डन को सफाई नहीं दे रही थी। वो जानती थी अगर वो सच बताएगी तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। सुहानी खामोशी से अपना सर झुकाए खड़ी थी। निशा सुहानी की तरफ से वार्डन से माफी मांगती है और इस बात को हैंडल करती है। कुछ देर बाद निशा के कोशिश करने के बाद वार्डन कुछ शांत होती है। माहौल ठंडा होने के बाद निशा सुहानी को लेकर कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे पहले बता देती, कम से कम ये ड्रामा तो नहीं होता। और इतनी रात तुझे उससे मिलने की क्या जरूरत थी? तू नहीं जानती क्या यहाँ कितना खतरा है? पता नहीं शहर में कितनी आत्माएं मंडरा रही हैं। सुहानी निशा को शांत कराते हुए उससे आज रात की सारी बातें बताती है। वो सपना जिसमें कोई एक लड़की को मार रहा था, वो रोहित और युवराज के बारे में भी निशा को बताती है। सारी बातें सुनकर निशा कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा तो वार्डन से तेरी चुगली युवराज सर ने की है? निशा के सवाल पर सुहानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। निशा चिढ़ते हुए कहती, यार तू जहां भी जाती है ये युवराज सर बैताल बनकर कैसे पहुंच जाते हैं? और इतनी रात को वो कार लेकर शहर में क्यों घूम रहे थे? सुहानी निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इस वक्त उसके दिमाग में युवराज की कई बातें चल रही थी। सुहानी अपने मन में कहती, युवराज सर कितने गुस्से में थे, कहीं वो मुझे और रोहित को गलत तो नहीं समझ रहे थे। अगला दिन संडे का था। आज निशा और सुहानी को रोहित से मिलने जाना था। सुहानी और निशा हॉस्टल के बाहर जा रही थी। तभी हॉस्टल की एक लड़की निशा के पास आकर कहती है, निशा तूने सना को देखा क्या? निशा कहती है, नहीं तो क्या हुआ, तुम सना के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो लड़की परेशान होकर कहती है, सना कहीं मिल नहीं रही है, उसका फोन भी रूम में ही है। कल रात वो हमारे रूम में ही सोई थी, लेकिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वो हमारे रूम में नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यह सुनकर सुहानी को कल रात का इंसिडेंट याद आता है। वो उस लड़की को याद करने की कोशिश करती है जिसे उसने सपने में देखा था। सुहानी अपने मन में कहती है, मैंने उस लड़की का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वो कुछ ना कुछ सना जैसी ही लग रही थी। सुहानी उस लड़की से कहती है, एक बात बताओ,
कल रात सना के कपड़े किस कलर के थे? वो लड़की याद करते हुए कहती है, कल रात को उसने जो कपड़े पहने थे शायद व्हाइट कलर की नाइटी पहन रखी थी उसने। अब निशा और सुहानी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सुहानी निशा को देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैंने अपने सपने में सना जैसी एक लड़की को उस विशिंग बेल के पास देखा था और आज वो लापता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरी नई कहानी अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।